बारी है गुजरात की, जिसे हमने रीजन्स में डिवाइड किया है, 4 रीजन्स में डिवाइड किया है। किन मुद्दों पर जनता ने, गुजरात की जनता ने वोट किया है, और साथ ही नरेंद्र मोदी कितना बड़ा फैक्टर है गुजरात की जनता के लिए भी, ये देखते हुए कि हर बार गुजरात मॉडल की बात की जाती है और गुजराती अस्मिता को भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने इन इलेक्शंस में लगातार जोड़ने की कोशिश की। जब कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री पर हमला किया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें झूठों का सरदार और 100 सिर वाला रावण यहां पर बता दिया, और जवाब में शिशुपाल और सुदर्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो शब्दावली भी बहुत इंटरेस्टिंग रही। और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रीति दहिया। तो अब से बस थोड़ी देर में, कुछ ही मिनटों में आपकी स्क्रीन पर डेटा आना शुरू हो जाएगा। गुजरात की जनता क्या कह रही है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। उत्तर गुजरात, जैसा कि हमने आपसे कहा, 4 रीजन में हमने इसे डिवाइड किया है। उत्तर गुजरात की बात की जाए, उत्तर गुजरात जो कि 2017 में बीजेपी के लिए एक चैलेंज साबित हुआ था, और साथ ही जो पाटीदार आंदोलन था उसकी बहुत ज्यादा बात की गई थी। हालांकि 2022 में तस्वीर बदली है, लेकिन उत्तर गुजरात में किसे फायदा हो रहा है, उत्तर गुजरात की चुनावी जो ये रेस है, ये जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें कौन पीछे है, उत्तर गुजरात में वोट शेयर कितना है, किसके फेवर में या किसके खिलाफ यहाँ पर वोट स्विंग हो रहा है, और साथ ही कितना वो सीटों में तब्दील होगा, ये जानने के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रीति दहिया का। बिल्कुल आदित्य, ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया, हमने गुजरात से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उन्हें 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। हम शुरू करेंगे उत्तर गुजरात के साथ, और उत्तर गुजरात के आंकड़े जो हैं वो जल्दी आपके सामने रखते हैं। वोट शेयर, ये आंकड़े आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर गुजरात में किस पार्टी ने कितने वोटर्स का मन लुभाया है, कहां तक भारतीय जनता पार्टी जो है इन 32 सीटों पर अपना दबदबा कायम कर पाएगी, तो 49% जो है वोट शेयर यहां पर बीजेपी को जाता है। आपको एक बार फिर से इस आंकड़े पर भी ध्यान दिखाना चाहूंगी। 32 सीटें हैं उत्तर गुजरात की, जिनमें कांग्रेस को 46% और 49% जो है वो भारतीय जनता पार्टी को। वहीं आम आदमी पार्टी जो इस पूरे कॉन्टेस्ट को त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट बना रही है, उसे उत्तर गुजरात की 32 सीटों में सिर्फ 1% वोट शेयर मिल रहा है। वहीं अदर्स के खाते में 4% वोट शेयर जाता नजर आ रहा है। तो ये है नॉर्थ गुजरात का जो पूरा समीकरण एग्जिट पोल के नजरिए से वो सामने आ रहा है। देखिए किस तरह से अब ये जो है एक एक करके तस्वीर साफ होती चली जाएगी। उत्तर गुजरात से हमने इन 32 सीटों से शुरुआत की, आगे चल के हम दक्षिण गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र रीजन की भी बात करेंगे, और ये जो तस्वीर है कुल मिलाकर फिर आपको बताएगी कि कौन सी पार्टी जो है वो इस बार यहां पर कामयाब होती नजर आ रही है। वोट स्विंग की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए वोट स्विंग की अगर बात करें उत्तर गुजरात की इन 32 सीटों पे, तो आंकड़े इस तरह से हैं। बीजेपी 4.2%, कांग्रेस नेगेटिव में जा रही है, यानी कि -0.3%, ये है वोट स्विंग। आम आदमी पार्टी ऑब्वियसली गेन कर रही है 1.2% यहां पर इन 32 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जो है वोट गेन मिल रहा है, स्विंग्स मिल रहा है। अदर्स के खाते में भी नेगेटिव है, -5.1%। तो आदित्य, कुल मिलाकर उत्तर गुजरात की 32 सीटों से एग्जिट पोल का जो ये वोट शेयर का, वोट स्विंग का आंकड़ा सामने आ रहा है, ये एक एक करके शायद आगे तस्वीर और साफ करता चला जाएगा। और यहाँ पर जब हम आपको ये दिखा रहे हैं ये वोट स्विंग, और साथ ही हम आपको ये बता रहे हैं कि वोट शेयर क्या हो सकता है, आपके लिए समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वोट स्विंग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बीजेपी के फेवर में 4.2%, कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में, और साथ ही अदर्स के अगेंस्ट में भी एक बड़ा वोट स्विंग जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन नफा नुकसान के लिहाज से बात की जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए 4% का यहाँ पर, माफ कीजिएगा, बीजेपी के लिए 4% के फायदे की बात की जा रही है, कांग्रेस पार्टी के लिए 4% के नुकसान की यहाँ पर बात की जा रही है। और साथ ही सीटों के लिहाज से भी ये देखिए, अब हम आपको समझा रहे हैं कि नफा नुकसान किस किस के लिए है। तो कांग्रेस पार्टी के आगे आप -4 देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है, और अदर्स के लिए भी आप 0 यहाँ पर देख पा रहे हैं। उत्तर गुजरात जो है 32 सीटों की यहाँ पर बात की जा रही है। बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ, 2017 में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा चैलेंज यहाँ पर बीजेपी के सामने पेश किया था। इसके अलावा यहाँ पर जब आप परसेंटेज देख रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट इस बात में भी बहुत ज्यादा होगा, सीटों के लिहाज से जो 32 सीटें हैं, ये वोट शेयर जो हमने आपको दिखाया वो सीटों में किस तरह तब्दील होगा। तो बीजेपी 18 सीट्स यहां पर निकाल रही है, 18 सीटें, कांग्रेस पार्टी 14 सीटें यहां पर निकलती दिखाई देती है, आम आदमी पार्टी 0 पर, और अदर्स के खाते में भी यहां पर 0 ही है। तो 18 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी 14 सीटों पर। कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त, जल्दी से एक कमेंट लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, उत्तर गुजरात का सीट प्रोजेक्शन हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, 18 सीटों का प्रोजेक्शन है 32 सीटों में से। जल्दी से एक कमेंट आपका, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के लिए 14 सीटों का प्रोजेक्शन सुरेंद्र राजपूत जी, उसके बाद आपका कमेंट 30 सेकंड प्लीज। पहले प्रेम शुक्ला जी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात में जो है जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और उत्तर गुजरात, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कांग्रेस की तुलना में हमारा प्रदर्शन कमजोर था, उस उत्तर गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त इस बात का संकेत दे रही है कि इस बार गुजरात में रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और रिकॉर्ड मत प्रतिशत भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गिरेगा, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट सुरेंद्र राजपूत जी। नॉर्दर्न गुजरात जहां पर, उत्तर गुजरात जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 2017 में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें बढ़ा दी थी, ये जो प्रोजेक्शन है आपके लिए 14 सीटों का, थोड़े से मायूस हुए आप? कतई नहीं अदिति जी, गुजरात में इस बार गांव सरकार बनाने जा रहा है और उत्तर गुजरात में चूंकि गांव की सीटें ज्यादा हैं और मैं कई गांव में गया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अंडर करंट है, गुजरात को डरा के रखा हुआ है। तो शायद हो सकता है कि आपके एग्जिट पोल के नतीजे उसके अनुसार नहीं हो। हमारी अपनी सूचना है कि हम उत्तर गुजरात में एक बड़ी बढ़त की ओर चल रहे हैं और एक अच्छा परिणाम आपको देंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, ये तो रही नॉर्दर्न गुजरात की बात। 2017 में कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। अब जल्दी से समझेंगे सदर्न गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। प्रीति हमारे साथ है। प्रीति जी बिल्कुल, अब हम रुक कर लेते हैं दक्षिण गुजरात का, क्योंकि नॉर्थ गुजरात में जहां पर पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं नजर आई है आम आदमी पार्टी के लिए, वहीं पर साउथ गुजरात में क्या हाल है। साउथ गुजरात में जो वोट शेयर है, सबसे पहले वो आंकड़े एग्जिट पोल के मुताबिक हम सामने रख देते हैं। यहाँ पर 35 सीटें जो हैं उन पर वोटिंग हुई है और बीजेपी को 52% यहां पर वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। साउथ गुजरात की अगर आप बात करें तो कांग्रेस के पास 35% वोट शेयर आएगा और इसके बाद आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करें तो उन्हें 12% और अन्य के हिस्से में 1% वोट जाते दिख रहे हैं। ये है वोट शेयर का समीकरण साउथ गुजरात की 35 सीटों पर। और अगला जो आंकड़ा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो वोट स्विंग से जुड़ा हुआ है। वोट स्विंग की बात करें तो 2017 के मुकाबले बीजेपी को 2.1% वोट का यहां पर नुकसान होता नजर आ रहा है। यह गौरतलब बात है जिसे बीजेपी जरूर ध्यान में रखेगी। -2.1% वोट स्विंग। कांग्रेस के मतों में भी 4.1% का नुकसान यहां पर नजर आ रहा है। वहीं अगर आप आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्हें मैसिव गेन मिला है, 11.7% वोट स्विंग, और अदर्स का भी नेगेटिव में जा रहा है, -5.5%। ये बहुत बड़ा संदेश देता है साउथ गुजरात की 35 सीटों से। ये अपने आप में जो तस्वीर है, इस समय जो डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं साउथ गुजरात का 35 सीटों पर, ये अपने आप में बयां कर रहा है -2.1% बीजेपी के आगे, कांग्रेस पार्टी के आगे -4.1%। और आपको वहां पर डबल डिजिट में जो पार्टी दिखाई दे रही है वो है आम आदमी पार्टी। बड़ा डेंट सदर्न गुजरात में, दक्षिण गुजरात में 35 सीटों पर यहां पर कर रही है। और जल्दी से आपको नफा नुकसान के लिहाज से यहां पर बात करें तो -1 बीजेपी की तरफ जाता है, कांग्रेस -4 में, आम आदमी पार्टी +4 और अदर्स के लिहाज से यहां पर बात की जाए तो 1 यहां पर दिखाई देता है। अब जल्दी से इसे सीटों में ये किस तरह से सदर्न गुजरात में तब्दील होने जा रहा है ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। तो इन 35 सीटों में से 24 सीटें जो है वो बीजेपी निकाल सकती है, इस तरह का प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर यहां से नहीं है, ये प्रोजेक्शंस है, नतीजे 8 तारीख को आने हैं, ये स्पष्ट करते हुए आपको बार बार कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर 6 सीटों का प्रोजेक्शन है। आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर इस प्रोजेक्शन को देखकर आम आदमी पार्टी जरूर प्रसन्न होगी, 4 सीटों का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए। वहीं अदर्स के लिए यहां पर 1 सीट का प्रोजेक्शन है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी तस्वीर उभर कर आ रही है। हमारे साथ संजीव झा हैं, उनका एक कमेंट लेंगे। संजीव झा जी, नॉर्दर्न गुजरात में हमने देखा 1% वोट शेयर आपका, लेकिन सदर्न गुजरात में आते आते तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है और न सिर्फ आप एक सब्सटेंशियल वोट शेयर ले रहे हैं, आप 4 सीटों का प्रोजेक्शन भी आपके फेवर में आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हम एग्जिट पोल में नहीं, हम एग्जैक्ट पोल में आते हैं। जहां जहां चुनाव के बाद एग्जिट पोल आता है हमेशा हमें अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो वोटर जो हमारे वो बोलते नहीं है। और गुजरात में तो खासकर धमकाया जाता है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, तो वोटर को भी धमकाया जाता है। वोटर वोट डालने के बाद बोलता नहीं है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आपको 8 तारीख को एक सरप्राइज मिलेगा आपको, जैसा हर बार चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में भी हो। हमेशा जब सर्वे आया तो हमें उस अंडर एस्टिमेट करके दिखाया गया था, लेकिन परिणाम कुछ और था। गुजरात में भी आपको उसी तरह का परिणाम दिखेगा।
तो हम आपको दिखा रहे हैं, अभी तक हमने आपको उत्तर गुजरात का सीट का प्रोजेक्शन दिखा दिया और अब हम आपको लगातार दक्षिण गुजरात का सीट का प्रोजेक्शन भी दिखा रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर गेन करते हुए दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के लिए ये एक तरीके का यहाँ पर डेंट, लेकिन आम आदमी पार्टी डेंट किसे कर रही है ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होगा। 35 सीटों का ये सदन गुजरात के लिए प्रोजेक्शन, जिसमें बीजेपी के खाते में 24 सीटें, कांग्रेस पार्टी के लिए 6 सीटों का प्रोजेक्शन और आम आदमी पार्टी के लिए 4 सीटों का प्रोजेक्शन यहाँ पर है। लेकिन सेंट्रल गुजरात और साथ ही सौराष्ट्र पर भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी सौराष्ट्र में वहां पर भी अच्छी रही थी, क्या आम आदमी पार्टी वहां पर डिलीवर कर सकती है, कांग्रेस को डेंट कर सकती है? मेरी सहयोगी प्रीति दहिया के पास है जवाब। जी बिल्कुल, नॉर्थ गुजरात की हमने बात कर ली, साउथ गुजरात की हमने बात कर ली। अब एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दांव पर है 54 सीटें। सौराष्ट्र और कच्छ की इन 54 सीटों पर वोट शेयर के आंकड़े एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक क्या दिखा रहे हैं? बीजेपी 49% वोट शेयर के साथ यहाँ पर बरकरार है सौराष्ट्र की 54 सीटों में। कांग्रेस को 40% वोट शेयर यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मैसिव गेन ही कहा जाएगा, 9% यहाँ पर वोट शेयर आम आदमी पार्टी का है और अदर्स के खाते में 2% वोट यहां पर नजर आ रही है। अब एक बार जिक्र कर लेते हैं कि वोट स्विंग किसको नुकसान हुआ है, किसको फायदा हुआ है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। क्योंकि जिस तरह के आंकड़े वोट शेयर में नजर आ रहे हैं, किसी ना किसी को तो नुकसान उठाना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी अगर गेन कर रही है तो बीजेपी के आंकड़े जो है 3.9% वोट स्विंग यहां पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का खाता नेगेटिव में जा रहा है, -6.2%। आम आदमी पार्टी 9.3% का उन्हें गेन हुआ है। पूरी तरह से त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट इसे बनाने में कामयाब कहीं ना कहीं होती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। ट्रेडिशनली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रहती थी गुजरात में, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है। 9.3% का जो उन्हें गेन हुआ है। नफा नुकसान ये तस्वीर भी आपके सामने रख देते हैं आंकड़ों के जरिए, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। तस्वीर धीरे धीरे साफ होती आ रही है। 54 सीटें, बहुत सारी सीटें होती हैं। देखिए इस असेंबली में इन 54 सीटों का क्या रोल होगा। सौराष्ट्र कच्छ में नफा नुकसान अगर आप देखा जाए तो बीजेपी को 12 का फायदा, कांग्रेस को 14 का नुकसान, नेगेटिव में भी जा रहे हैं और डबल फिगर्स में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर्स का खाता हो सकता है ना खुले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान यहां पर सौराष्ट्र की इन 54 सीटों में कांग्रेस पार्टी को होता नजर आ रहा है। तो सीट में किस तरह से ये तब्दील होगा, वोट शेयर, वोट स्विंग, नफा नुकसान, आइए इन सीट्स पर भी नजर डालते हैं कि किसे कितनी सीट्स मिलने का अनुमान आ रहा है सामने एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के मुताबिक। सौराष्ट्र की याद रखिए हम 54 सीटों की बात कर रहे हैं तो बीजेपी को 35 सीट यहां पर मिलने का अनुमान लग रहा है, कांग्रेस को 17 मिल सकती है। आम आदमी पार्टी भी अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी और पूरी तरह से इसे एक जो कॉन्टेस्ट बनाने में जिस इंटेंशन के साथ आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी थी वो नजर आ रहा है। बीजेपी के पास 35 जा सकती है इन 54 में से सीटें। कांग्रेस का जो है वोट शेयर बहुत ज्यादा घटा है, वोट स्विंग्स भी आपको साफ नजर आए, 17 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी यहां पर एक बार फिर से 9% से ज्यादा के गेन के साथ 2 सीटें ले सकती है। तो ये आंकड़े हैं सौराष्ट्र की 54 सीटों के। और सुरेंद्र राजपूत जी, इस पर मैं आपका कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रदीप मैं आपका कमेंट यहां पर चाह रही हूं। हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न गुजरात, उत्तर गुजरात और साथ ही सौराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बहुत बड़ा चैलेंज बन गई थी कांग्रेस पार्टी 2017 के इलेक्शंस में। इस बार हम यहां पर देख रहे हैं कि सौराष्ट्र में खास तौर पर, और इससे पहले हमने सदन गुजरात में भी देखा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग इनरोड्स, बिग इनरोड्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस के कॉस्ट पर आ रहे हैं सारे। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले तो गुजरात को लिमिट कर दिया, वहाँ जा नहीं रहे हैं, वहाँ पर कैंपेनिंग प्रॉपर हो नहीं रही है। अभी जो कैंपेनिंग हो रही थी बीजेपी की तरफ से बहुत अच्छा हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बहुत अच्छा हुआ, इनके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, कई बार उन्होंने गुजरात विजिट किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई लीडर जो प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं वो वहाँ पर गए नहीं, तो इसके वजह से ये इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप कमेंट देना चाहेंगे? 54 सीटें जहां पर आपको -14 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, और ये मैं उन रीजन्स की बात कर रही हूं 2017 में जहां पर आपने बहुत अच्छी फाइट की है और बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ाई है। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। हमारे चुनाव के परिणाम और एग्जिट पोल के परिणाम बिल्कुल अलग अलग होंगे अदिति जी। हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि सौराष्ट्र में हम एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने अपनी सेंट्रल लीडरशिप को वहां नहीं रखा, तो अगर अशोक गहलोत साहब को आप सेंट्रल लीडरशिप नहीं मानते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं मानते हैं, हमारी टोटल सेंट्रल लीडरशिप हमारी रणनीति के अनुसार वहां पर थी, और भारत जोड़ो की यात्रा
यात्रा का संदेश हर गुजराती के मन में गया है और आर्थिक असमानता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ जनता वहां पर हमारे पक्ष में है। इस चीज को हम जिम्मेवारी से कहते हैं। बाकी आपके एग्जिट पोल हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं। 8 तारीख को परिणाम जब आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल 8 तारीख को तो परिणाम आएंगे ही। उससे पहले जो प्रोजेक्शंस हैं उसी पर हम पॉलिटिकल पैनलिस्ट जो है उनकी राय ले रहे हैं। सेंट्रल गुजरात क्या कह रहा है हमने आपको सुनवा दिया। नॉर्दर्न गुजरात, सदर्न गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के रीजन पर किस तरह के प्रोजेक्शंस हैं। आप मध्य गुजरात की 61 सीटों पर क्या प्रोजेक्शन है बताइए। जी बिल्कुल, अब तक हमने 182 में से 121 जो सीटें हैं उनकी तस्वीर साफ कर दी है। अब मध्य गुजरात की सिर्फ 61 सीटें बाकी हैं और उसके बाद पूरे गुजरात में किस तरह से वोटर्स का ट्रेंड रहा है वो तस्वीर सामने आ जाएगी। तो वोट शेयर मध्य गुजरात की 61 सीटों पे बीजेपी को 52% मिलता नजर आ रहा है, कांग्रेस को 42%, आम आदमी पार्टी यहां पर भी गेन कर रही है। 3% वोट शेयर जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जाता नजर आ रहा है। इतना ही जो बाकी की पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही हैं उनके खाते में भी जाता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये 61 सीटें जो हैं उनमें वोट शेयर की जो तस्वीर है वो हमने आपके सामने रख दी। अब वोट स्विंग की भी बात कर लेते हैं कि किसके खाते में क्या गया और उसके बाद नफा नुकसान किसको कितना हुआ वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो देखिए मध्य गुजरात की इन 61 सीटों पर वोट स्विंग किस तरह से तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी को 0.8%, कांग्रेस को यहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है कि 2.8% का पॉजिटिव नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए भी 3.2% पॉजिटिव। यहां पर जो अन्य पार्टियां अपने जो है मैदान में उन्होंने उतारे थे प्रत्याशी, उन्हें नुकसान हुआ है -6.8%। अदर्स को यहां पर सहना पड़ेगा। तो ये रहा वोट स्विंग। अब इसके बाद किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान, आइए वो तस्वीर भी आपके सामने रख देते हैं। नफे नुकसान में देखिए सबसे ज्यादा जो है यहां पर बीजेपी को गेन होता नजर आ रहा है 6 सीटों का। 61 में से जो मध्य गुजरात की हम बात करें बीजेपी का फायदा 6 सीटों पर। कांग्रेस को बड़ा नुकसान एक बार फिर से -8, यहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है 8 सीटों का। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और अदर्स को 1। तो ये है मध्य गुजरात की प्रोजेक्शन जहां तक की सीटों का सवाल है। वोट शेयर की तस्वीर, वोट स्विंग, नफा नुकसान और अब ये देखिए ये तस्वीरें जो है ये सामने आ रही है। तो मध्य गुजरात की 61 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आइए वो आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी को कुल 43 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी भी यहां पर 1 सीट लेने में कामयाब हो सकती है। वहीं जो बाकी पार्टीज हैं जो इस चुनाव में कंटेस्ट कर रही हैं उन्हें 3 सीट मिल सकती है। तो अब एक एक करके ये जो है तस्वीर चारों सेगमेंट्स की साफ हो गई है। मध्य गुजरात में भी मैसिव गेन एक बार फिर से बीजेपी के खाते में नजर आ रहा है। यहाँ पे कांग्रेस को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर फायदा आम आदमी पार्टी को भी हुआ है जो अपना खाता खोल सकती है एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के मुताबिक। अदर्स जो बाकी पार्टीज हैं वहां पर इस कम से कम इस सेगमेंट में अदर पार्टीज को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह है तस्वीर उन सभी सीटों की। 182 की असेंबली की जो सारी सीट्स हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं और हर पार्टी के सामने अब जो एग्जैक्ट फिगर है, प्रोजेक्शंस है, वो आदिति आ चुके हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे जल्दी से एक कमेंट लूंगी मैं प्रेम शुक्ला जी आपका। बीजेपी के लिहाज से अगर बात की जाए, नफा नुकसान की बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। रिकॉर्ड आप 7th स्ट्रेट विक्ट्री के लिए आपका दावा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब जगह आप प्लस में दिखाई देते हैं। अभी तक जो ये प्रोजेक्शंस आए हैं उसमें सिर्फ सदर्न गुजरात लगता है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा वरी है आप उसे लेकर। देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि हमको जो है गुजरात में 3/4 बहुमत प्राप्त होगा। आपका जो सर्वे है, एग्जिट पोल है, उसकी वैज्ञानिकता को हम प्रणाम करते हैं, वो एक संकेत है। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल है, वो उस एग्जैक्ट पोल में भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से सारे रिकॉर्ड जो है ध्वस्त करते हुए मत प्रतिशत के मामले में, सीटों की संख्या के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल होगा। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बीजेपी के लिए 110 से 125 सीटों का प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी के लिए 45 से 60 सीटों का प्रोजेक्शन। गुजरात के हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक 182 मेंबर
असेंबली ये और एक बार फिर से बीजेपी कमबैक करते हुए 110 से 125 सीटों के प्रोजेक्शन के साथ प्रेम शुक्ला जी और बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप रही है वो बार बार यही कहते आए हैं कि 2/3 मेजोरिटी के साथ रिकॉर्ड दर्ज करते हुए बीजेपी जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। लेकिन यहां पर आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से सीटों का जो प्रोजेक्शन है वो आम आदमी पार्टी के लिहाज से 1 से 5 सीट का प्रोजेक्शन आम आदमी पार्टी के लिए, अन्य के लिहाज से 0 से 4 सीट का प्रोजेक्शन। अब इन अन्य में क्या AIM शामिल है, ये आप प्रोजेक्शंस अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन नंबर्स में जो सवाल छिपे हुए हैं, 110 से 125 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के खाते में, बीजेपी के लिए है, कांग्रेस पार्टी के लिए 45 to 60 सीट्स का, आम आदमी पार्टी के लिए 1 से 5 सीट का। जल्दी जल्दी एक एक कमेंट में लूंगी। यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी आपका कमेंट चाहती हूँ जल्दी से। 45 to 60 सीट्स का ये प्रोजेक्शन आप कह चुके हैं कि आप इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन आपका आकलन इन सीटों से, इस प्रोजेक्शन से कितना दूर है? हम बहुत निश्चित रूप से बताएं, क्योंकि इस बार गुजरात का गांव सरकार बना रहा है और शहर में मत प्रतिशत अगर आप देखें तो 50 के नीचे रहा है, चाहे वो पहले फेस में देख ले चाहे दूसरे फेस में देख ले, और गांव का मत प्रतिशत जो है 66 के ऊपर रहा है। और ट्रेडिशनली हम लोग गांव में मजबूत रहे हैं, और तो हमारा अपना ये मानना है कि 126 सीटें गांव की हैं उनमें हम बहुत अच्छा चुनाव लड़े और हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। और जिस तरीके से चाहे अहमदाबाद हो, चाहे राजकोट हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे सूरत हो, जिस तरीके से वोटर्स में डिप्रेशन है, तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर में डिफरेंस है। इस बार हमें जो है उस डिप्रेशन का भी लाभ मिलेगा। हमारे वोटर ने तो वोट पूरा दिया है, भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहीं ना कहीं निराश होकर के घर बैठा है। तो आने 8 तारीख को आप देखिएगा कांग्रेस एक बहुमत से सरकार बनाएगी। वो बहुमत कितना होगा तो वो उसके लिए मैं कोई नजूमी नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर जानिए हम लोग 100 सीटों से ऊपर रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, कांग्रेस कह रही है वो 100 सीटों से ऊपर रहेगी, बीजेपी कह रही है वो 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आएगी, आम आदमी पार्टी भी अपने दावों में ये कह रही है कि गुजरात में वो बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। इन दावों के बीच हमारा एग्जिट पोल का प्रोजेक्शन 110 से 126 सीटों के लिए बीजेपी के फेवर में। और ज्यादा डिटेल्स के लिए प्रीति दहिया हमारे साथ है। और यहाँ पर यह भी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अभी इन्होंने अर्बन एंड रूरल डिवाइड की बात की, शहरी और ग्रामीण डिवाइड की बात की, वहां पर वोटिंग पैटर्न किस तरह का रहा है प्रीति, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उससे एक एक करके वो विश्लेषण में हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आंकड़े सामने आए हैं, कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को कहां से आता है ये वो ही जाने। लेकिन गुजरात एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, 182 में से 110 से 125 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। लेकिन ये सुनने के तुरंत बाद बीजेपी शायद अपना प्रोजेक्शन जो 150 के पार वाला कर रही थी वो भी नीचे ले आए। लेकिन आप देखिए 45 से 60 सीटें हो सकता है गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मिल जाए। आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलने में कामयाब हो सकती है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक प्रोजेक्शन यह है कि उन्हें 1 से 4 सीट मिल सकती हैं और वहीं अदर्स के खाते में भी 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। तो ये एग्जिट पोल के जो तमाम फिगर्स हैं ये आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी वापस आने में कामयाब होती नजर आ रही है। गुजरात में बहुत कोशिश की, पुरजोर कोशिश की आम आदमी पार्टी ने अपना नैरेटिव सेल आउट करने की, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जादू और इस बात का फैक्ट ये उनका होम स्टेट है, गृह मंत्री अमित शाह का होम स्टेट है, स्टार प्रचारकों की कोई कमी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के पास। तो लगता है कि वो अपना जो गढ़ है उसे मेंटेन करने में कामयाब रही। वहीं कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान हुआ, कैसे वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो सरकार बना सकते हैं, क्या कोई साइलेंट वोटर है जो खुलकर सामने नहीं आया है, ये सब अब आज के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद तस्वीर और सामने आएगी। प्रदीप कौशल जी, ये डेटा हमारे स्क्रीन पर है, 110 से 125 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए क्या कह रहा है कि 7 बार से कांग्रेस पार्टी उन्हें बेदखल नहीं कर पाई है सत्ता से। ये क्या कह रहा है? ये गुजरात मॉडल पर भरोसा है, ये प्रो इनकम्बेंसी है, या ये टीना है, यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव? देखिए, इसमें मैं एक और एलिमेंट जोड़ना चाहूँगा। ये प्रधानमंत्री मोदी का कमाल है, उनके नेतृत्व के अंदर जो आकर्षण है, आम गुजराती के अंदर जो आग्रह आता है उनको देख करके, पहले स्थान पर तो मैं श्रेय उस फैक्टर को दूंगा। दूसरा ये है कि जहां आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़ोरदार अपना आक्रामक अभियान चलाया, वहां कांग्रेस ने उस प्रकार से स्थानीय स्तर पर ज़रूर जो उम्मीदवार रहे पार्टी के उन्होंने पूरा श्रम किया, लेकिन कुल मिलाकर के एक प्रादेशिक स्तर पर कांग्रेस ने कोई बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन नहीं चलाया। और नहीं, जब आप ये कहते हैं, एक मेरा काउंटर क्वेश्चन है आपसे, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी के चेहरे पर वोट है, कांग्रेस पार्टी जो इसे एक नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की लड़ाई नहीं बनाना चाहती थी और उन्होंने लोकल फेसेस पर भरोसा किया, क्या वो स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी के लिए वर्क नहीं की? अब वो वर्क
करती है बिल्कुल सीमित स्तर पर, एक जो चुनाव क्षेत्र है उसके अंदर काम करती है, लेकिन आपको एक नैरेटिव बनाना पड़ता है लोगों के लिए, एक यूनिफॉर्म सेंटिमेंट आप बिल्ड करते हैं। तो कांग्रेस जो है वो उसको ये एक नुकसान था। हालांकि जो प्रवक्ता है उनका दायित्व तो बनता है कि हर बात को उनको तो डिफेंड करना है, बचाव करना है पार्टी का, वो अपनी जगह है, लेकिन अगर राष्ट्रीय नेतृत्व भी कांग्रेस का आता तो उससे पार्टी का एक बड़ा स्वरूप निकलता है और एक हवा बनती है पूरे प्रदेश के अंदर। जो तीसरी बात, ये अशोक गहलोत जी का उल्लेख कर रहे थे कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय नेता के अपने गृह राज्य में तो उनके विरुद्ध पूरा विद्रोह खड़ा किया गया है। उनका केंद्रीय नेतृत्व उसको कहीं ना कहीं उत्साहित करता दिखाई देता है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के लिए कि आम आदमी पार्टी शायद और अच्छा अपना दिखा पाती अपनी परफॉर्मेंस, लेकिन बीच में एमसीडी चुनाव के चलते हुए उनकी जो ऊर्जा है, उनके जो साधन है, जो नेतृत्व का समय है, वो सब बट गया। तो एक टांग दिल्ली में, एक टांग गुजरात में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो गुजरात के अंदर जो पूरा का पूरा अभियान था उसको एमसीडी के डाइवर्शन के कारण उसको थोड़ा सा जो है वो मैं मानता हूं कि वो पुश नहीं मिल पाया, जो कि आप यूजुअली गुजरात जैसी जब स्टेट में असेंबली इलेक्शंस की बात होती है वो नहीं मिल पाया। जल्दी से कमेंट यहाँ पे संजीव झा आपका चाहती हूँ। आप गुजरात में खाता खोलते दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे याद है राघव चड्ढा कह रहे थे 100 सीटें जीतेंगे, परिवर्तन होगा गुजरात में। उन दावों से काफी दूर आप दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, जैसा मैंने पहले आपको कहा कि गुजरात में जहां कहीं भी जा रहे थे, चाहे वो सूरत जाए, चाहे सौराष्ट्र जाए, चाहे नॉर्थ गुजरात जाए, हर जगह परिवर्तन की आवाज आ रही थी। हर तरफ से नौजवान कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, यानी परिवर्तन लोगों को चाहिए। और तभी मैंने कहा कि एक तरफ बाकी लोग गाली गलौज में लगे थे, अरविंद केजरीवाल जी गुजरात का विकास कैसे होगा, गुजरात को समाधान कैसे मिलेगा, उस पर बात कर रहे थे, लोगों को उन पे भरोसा था। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि जब 8 तारीख का परिणाम आएगा तो सरप्राइज करेगा। मुझे हो सकता है अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं तो रिकॉर्ड कर लीजिए। हम अगर सूरत की बात करें तो सूरत के 16 सीट में 10 से 12 सीट आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है, और मैं इसी तरह से पूरे गुजरात के परिणाम आपको दिखेंगे। हमेशा जैसा मैंने पहले कहा कि जब कभी भी एग्जिट पोल आता है तो हम अंडर एस्टिमेट हो जाते हैं, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो सरप्राइज करेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल है ये आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। चलिए 8 तारीख तक का इंतजार यहाँ पर नतीजों के लिए करना है, और हम भी अपने दर्शकों से कह रहे हैं ये एक तरह के ट्रेंड्स हैं, ये रियल नतीजे नहीं है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन यहाँ पर वोटिंग पैटर्न जिस हम कह रहे थे एज वाइज, जेंडर वाइज किस तरह से वोट पड़ा है, इसी पैटर्न को समझने के लिए प्रीति हमारे साथ है। अब आपको बताते हैं कि इस बार गुजरात चुनाव में जातिगत वोट पैटर्न कैसा रहा है, यानी कि किस कास्ट ने किस पार्टी पे अपना विश्वास जताया है। वो आंकड़े बेहद दिलचस्प हो जाएंगे जब मंथन करने बैठेंगे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस का, तो ये जो आंकड़े हैं ये उनके काफी काम आ सकते हैं। देखिए किस जाति का वोट कहां है। सबसे पहले बात करेंगे सवर्ण हिंदू यानी कि अपर कास्ट हिंदूज की, जिसमें गढ़ है ये बीजेपी का 49% उन्हें यहाँ पर जो है फायदा हुआ है इस पर्टिकुलर कास्ट से। कांग्रेस का 41%, आम आदमी पार्टी में 8% जो है इस कास्ट से लोग आते हैं जिन्होंने अपना विश्वास जताया है। अदर्स को यहां पर 2% वोट मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में भी बीजेपी को 48% वोट शेयर, कांग्रेस को 43%, आम आदमी पार्टी को 6% और अदर्स के खाते में यहां पर 3% वोट शेयर आया है। ये हम किस जाति का वोट कहां पड़ा वो आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। कड़वा पटेल जाति की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी में भारी विश्वास है लोगों का, 58%, हाफ सेंचुरी मार्क से ऊपर है। कांग्रेस का 34% है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी इनरोड्स बनाने में कामयाब रही है, 3% उन्हें मिल जाएगा। अदर्स की अगर बात करें तो 5% यहां पर उनके खाते में जा सकता है। लेहुआ पटेल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो बीजेपी एक बार फिर से 50 के अबव ही है, यहां का वोट शेयर 53% पर है। कांग्रेस का 37% है, आम आदमी पार्टी 5% और अदर्स दोनों का सेम नंबर है, 5% दोनों को मिल सकते हैं। दलित समाज की अगर बात करें, हम एससी कम्युनिटी की बात करें, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 48% बीजेपी, 41% कांग्रेस पार्टी, 7% आम आदमी पार्टी और 4% जो है इस समाज के लोग अदर्स पार्टी में अपना विश्वास जता रहे हैं। अब आदिवासी और ट्राइबल्स यानी कि एसटी कम्युनिटी की अगर बात करें तो यहां पर फिर से बीजेपी ही प्रेफर्ड पार्टी है, 49%।
इस समाज के लोग बीजेपी पर विश्वास करते हैं, 42% कांग्रेस पर विश्वास करते हैं, 2% आम आदमी पार्टी पर भी विश्वास कर रहे हैं और जो अन्य पार्टियां हैं उनके भी वोट शेयर यहां पर आ सकता है 7% एसटी समाज से। और अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें, मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें, तो यहां पर बीजेपी का देखिए एकदम से ड्रास्टिकली नीचे आ जाता है आंकड़ा, 11% ही है विश्वास मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर। क्या ये उनकी प्रेफरेंस नहीं है? क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी 67%, आम आदमी पार्टी पर 19% और अदर्स यानी कि इसमें AIMIM भी शामिल हो सकती है 3%। ये समीकरण है किस जाति का कितना वोट शेयर और किस पार्टी के लिए रहा। आदिति, वो बिल्कुल सामने आ गया है, साफ प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं अल्पसंख्यकों का जो ये वोट शेयर की बात हम कर रहे थे उसे वापस स्क्रीन पर लेकर आए। मैं यहाँ से प्रदीप आपसे समझना चाह रही हूँ, ये जो 2017 के मुकाबले ये तस्वीर, एक तो आम आदमी पार्टी जिस पर ये आरोप लगे कि उसने वो कांग्रेस पार्टी के जो मुस्लिम वोट शेयर है उसको डेंट करेगी, उस लिहाज से जो 19% है ये स्टेट में कांग्रेस के कितने चांसेस को डेंट कर रहा है, और दूसरा बीजेपी को 11%, ये क्या कह रहा है? इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अब बीजेपी को मुस्लिम्स का वोट तो मिलना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि रियॉट्स हुए थे, राइट्स हुए थे। 2017 में ये कितना था? 2017 में इसका डेटा अभी है नहीं मेरे पास, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के आने के बाद से कांग्रेस को जो वोट शेयर्स हैं वो कटे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे वोट जो कांग्रेस को मिलने चाहिए थे, जैसे कांग्रेस हमेशा रूरल एरियाज में काम करती है अच्छा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी उसको डेंट कर रही है, वहाँ से वोट शेयर उनके आम आदमी पार्टी के पास ज़्यादा जा रही है कंपेयर टू जो कांग्रेस में आने चाहिए थे। और ये सीटों में कांग्रेस पार्टी को डेंट कर रहा है? हाँ, सीटों में भी करेगा, बहुत अच्छे लेवल पे तो नहीं जाएगा क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी पिछले टाइम से इस बार ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी उतना कंपेरेटिवली इंप्रूव नहीं होगा। अच्छा, 3% क्या ये AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और इंडिपेंडेंट को जा रहा है, क्या है? हाँ, ये पार्टीज इंडिपेंडेंट पार्टीज भी हैं, AIMIM भी इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। तो ये जो 3% है ये ओवरऑल इक्वेशन पर कितना इंपैक्ट डाल रहा है? मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सीटों के लिहाज से। ओवरऑल इक्वेशन पे तो यहाँ पर बीजेपी जो लीड कर ही रही है, ओवरऑल इक्वेशन पे देखेंगे तो बीजेपी लीड कर रही है क्योंकि रीजन सभी जानते हैं यहाँ पर मोदी जी का होम स्टेट है, तो ओवरऑल इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाली है ये। ठीक है, और मैं ट्राइबल्स के बारे में भी आपसे बात करना चाह रही थी क्योंकि ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी के साथ ये ट्राइबल्स रहे हैं, वो भी जरा वोट शेयर आप लेकर आए। इस बार आपका प्रोजेक्शन कह रहा है कि 42%, जबकि बीजेपी के लिए 49%। क्या ये बड़ा शिफ्ट नहीं माना जाएगा? ट्रांजिशन तो है ही है रूरल, क्योंकि जब द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कैंडिडेट बनाया गया था तब यही कहा गया था कि बीजेपी उसी ट्राइबल वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है जो ट्रेडिशनली कांग्रेस पार्टी के साथ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 49% जा रहा है बीजेपी के पास और 42% कांग्रेस पार्टी के पास, यानी शिफ्ट हो रहा है वहां। हाँ, ये ट्रांजिशन हुआ है, इंपैक्ट उसी के कारण हुआ है ये। जी प्रदीप कौशल जी, जल्दी से। लेकिन अगर हम 2017 के आंकड़े देखें तो 27 जो सुरक्षित सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं आदिवासियों के लिए, उसमें से 15 स्थान तो पिछली बार भी भाजपा ने जीता था। कांग्रेस के हिस्से में केवल 9 सीट आई थी, 2 सीट भारतीय ट्राइबल पार्टी के पास थी और 1 निर्दलीय के पास थी। जो कांग्रेस के 9 प्रत्याशी जीते थे उनमें से भी 3 भाजपा में चले गए थे। तो ये जो बढ़त है भाजपा के पास आदिवासी क्षेत्रों में, ये नया नहीं है, इसमें कुछ ये पहले भी पिछले चुनाव में भी भाजपा का जो परफॉर्मेंस सब बहुत अच्छा था आदिवासी क्षेत्रों के अंदर। ठीक है, वोटिंग पैटर्न की बात हम कर रहे थे, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि एज वाइज किस तरह से वोट हुआ है, उसे लेकर क्या ट्रेंड्स है, जेंडर वाइज क्या ट्रेंड्स है, क्योंकि जातीय समीकरण हमने आपको दिखा दिए, अल्पसंख्यक किस तरह से 65% कांग्रेस पार्टी के पास जा रहा है लेकिन 19% आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है। सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है उसको डेंट कर रहा है। और ट्राइबल वोट शेयर की भी बात की जाए तो 42% कांग्रेस पार्टी के लिए प्रोजेक्शन और 49%, करीब करीब आधा, वो बीजेपी के फेवर में प्रोजेक्शन है। ट्रेंड्स एज वाइज एंड जेंडर वाइज, प्रीति। चलिए, बात के एग्जिट पोल में अगर हम वोटर पैटर्न पर गौर करें तो गुजरात में इस बार कई दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं और अंतिम संभावित नतीजों पर इसका साफ साफ असर भी नजर आ रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर की बात कर लीजिए। फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, यानी कि जो लोग पहली बार अपना वोट डालने गए, उनमें से 49% जो मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 32% मतदाताओं ने अपना साथ दिया है। वहीं पहली बार वोट डालने वालों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में, आम आदमी पार्टी को पसंद
पसंद करने वाले 13% हैं और अदर्स के खाते में यहां पर 6% वोट पड़ने की संभावना नजर आ रही है। ये है फर्स्ट टाइम वोटर्स। लेकिन फिर महिला वोटर्स की अगर हम बात करें तो महिला वोटर्स में पॉपुलर है भारतीय जनता पार्टी, उनके पक्ष में 52% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को महिलाओं का 41% वोट मिल सकता है और लुभावने वादों के बावजूद आम आदमी पार्टी को 4%, अन्य दलों को 3% वोट यहां पर मिल सकते हैं महिला वोटर्स के। अब अर्बन एरियाज की बात करते हैं। शहरी वोटर्स की अगर बात करें तो यहां पर पॉपुलर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्हें 52% लोग अपना साथ देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 36%, आम आदमी पार्टी भी जो है अर्बन वोटर्स में धीरे धीरे अपने उन वादों के साथ जगह बनाती नजर आ रही है, 9% और अदर्स के खाते में 3%। अगर रूरल वोटर्स की आप बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो जाता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। 49% रूरल वोटर्स जो हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, 44% कांग्रेस का, 5% आम आदमी पार्टी का और 2% अदर्स के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। प्रवासी वोटर्स की अगर आप बात करें तो इसमें देखिए परसेंटेज जो है एक बार फिर से लीड ले लेती है भारतीय जनता पार्टी, 58% उन्हें मिलता है और कांग्रेस पार्टी को 39% से संतुष्ट होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है प्रवासी वोटर्स में, उन्हें 2% अनुमान है मिल सकते हैं वोट, वहीं 1% जो वोट है वो अन्य के खाते में जा सकते हैं। तो ये है वोटर पैटर्न जो अलग अलग कैटेगरीज में हमने आपको दिखाए और इसके चलते गुजरात की 142 सीट का जो एग्जिट पोल है उसकी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ है। 110 से 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी 45 से 60 सीट हासिल कर सकती है, लेकिन एक बार फिर से कमबैक पूरी तरह से पॉसिबल है भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी शायद अपना खाता खोल ले, 1 से 5 सीट उन्हें मिलने का अनुमान है। तो किन मुद्दों पर वोट डाले हैं गुजरात की जनता ने, आइए वो मुद्दे भी आपके सामने रख देते हैं। किन मुद्दों को लेकर गुजरात की जनता पोलिंग बूथ तक पहुंची वो जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे सबक भी मिलता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। तो मुद्दे जो थे उसमें सबसे अहम मुद्दा था बेरोजगारी का, 9% लोगों को ये अफेक्ट करता है, ये अहम मुद्दा उन्होंने माना जिसके आधार पर वो वोट डालने गए। महंगाई भी बहुत अहम मुद्दा है, 11% लोगों ने महंगाई के आधार पर अपने वोट डाले। ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन कहां काम आता है, सिर्फ 3% लोगों ने ध्रुवीकरण को मुद्दा समझकर वोट डालने के लिए अपना मन बनाया। और विधायक का कामकाज, आपके लोकल एमएलए ने क्या काम किया है, 5% लोग जो है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। राज्य सरकार ओवरऑल कैसा कामकाज करती है, 6% लोग उसे दिमाग में रखकर वोट डालने जाते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये वो फैक्टर है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी पार्टीज के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। नरेंद्र मोदी का समर्थन या विरोध, 34% लोग जो है इसे अपना मुद्दा मानते हैं, अहम मुद्दा मानते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कितना पहुंचता है, 18% लोगों ने इस मुद्दे पर वोट डाली है और अन्य जो है वो 14% है। बाकी के जो मुद्दे हैं वो 14% है। लेकिन इसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का समर्थन, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उस पर 34% लोग सोचते हैं कि ये बड़ा अहम मुद्दा है। अगर एक ही सरकार रहेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो गुजरातियों को फायदा पहुंचेगा। ये तमाम मुद्दे सिंह इस वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं। ये चुनाव संबंधों के इतिहास के लिए भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुजरात की जनता ने ये चुनाव लड़ा है। गुजरात के हर एक क्षेत्र में, सौराष्ट्र हो, दक्षिण गुजरात, उत्तर या मध्य गुजरात, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और तो हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं कि 0 से 4 सीट का प्रोजेक्शन, अदर्स के लिए आम आदमी पार्टी के लिए 1 से 5 सीट का प्रोजेक्शन, बीजेपी के लिए 110 से 125, यानी बीजेपी कमबैक करते हुए प्रोजेक्शंस के लिहाज से, और साथ ही कांग्रेस पार्टी 45 से 60 सीट्स। हमारे साथ आईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान सीटों के प्रोजेक्शन में 0 से 4 सीट्स, इसमें भी क्लियर नहीं कि आईएमआईएम के खाते में कितनी। और इसके अलावा अगर मैं अल्पसंख्यकों के वोट की बात करूं, मुस्लिम वोटर की बात करूं तो 67% अब भी इस प्रोजेक्शन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के साथ, वहीं 19% आम आदमी पार्टी के साथ। आपके खाते में तो 3%, बीजेपी को भी आपसे ज्यादा मिल रहा है। देखिए आदित्य जी, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल आएगा 8 तारीख के दिन, तब समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। हम लोग तो सिर्फ फर्स्ट टाइम वहां गए लड़े,
13 सीट पे सिर्फ हमने मुकाबला किया। 169 सीट तो हमने छोड़ दिया कांग्रेस लोग के पास कि जाइए बीजेपी को हराइए। हमारा भी इंटेंशन मुद्दा यही था, बीजेपी को हराना है। हम लोगों के मुद्दे लेके गए थे, लोगों के सामने उनके मुद्दे रखे, हिस्सेदारी की लड़ाई थी ये। हमको भी लग रहा है कि वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और 1984 से हिस्सेदारी की बात कर रहे थे और जो असदुद्दीन ओवैसी उनके आंसू भी यहाँ पर लग रहा है कि जो आपकी मंशा थी उसे पूरा नहीं कर पाए, वोट में नहीं बदले वो आंसू। कम से कम ये प्रोजेक्शन इस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए आप भी एक महिला है, बिल्किस बानो भी हमारे देश की एक महिला है। बिल्किस बानो पर मत जाइए, बिल्किस बानो पर मत जाइए। बानो के साथ जो बिल्किस बानो के साथ जो हुआ था उसकी बात करते करते असद ओवैसी साहब बिल्कुल भावुक हो गए कि किस तरह से वो बेचारी देश की नारी लड़ी, इतने बरस लड़ी। उसके बाद जब उसके कातिलों को सजा हुई वो बाहर आए, उनको छोड़ दिया भाई बीजेपी सरकार ने खुली फिजा में। बिल्किस बानो हाथ जोड़ जोड़ के सबसे गुहार लगाती रह गई। कैंपेन मोड से बाहर आ जाइए। जनता अपना फैसला सुना चुकी है वारिस भाई, जनता अपना फैसला सुना चुकी है। लेकिन ये जो 3% का प्रोजेक्शन है, इससे क्या आप मायूस हुए हैं? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैं जरा भी मायूस नहीं हूं। मायूसी हमारे अंदर कुफर माना जानता है, मायूसी नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा उम्मीद रखना चाहिए अच्छे के लिए। और हमारे को लगता है कि इंशाल्लाह आज बीज बोया है, कल फल उगेगा। खाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए एक चुनाव हार जीत तो अल्लाह के हाथ में रखी हुई है, लेकिन हम लड़े, अच्छी रीत से लड़े। हमारे कैंडिडेट, हमारे उम्मीदवार भी बहुत अच्छी फाइट की। और कुछ सीटों के ऊपर जो हमारे पास भी हमारे लोग रुझान दे रहे हैं, आदित्य जी, हमको ऐसा लग रहा है कि वाकई में हमको जीत मिल भी सकती है वहां पर गुजरात के अंदर। क्यों टेंशन लेने का, आएगा रिजल्ट जिस दिन हमको पता है कि हमारे को वोट मिले। और आप ये बोल दो आदर्श तो आप तो दिखा रहे हो, एक चैनल ने दिखाया आदर्श 3 to 7, तो क्यों नहीं उसके अंदर हमारे उम्मीदवार होंगे? चलिए बताइए, हमारे भी तो उम्मीदवार हैं वहां पर। मैं तो आपसे सवाल, आपने तो 13 जगह पे कहेंगे, आपके तो 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट है ना, सूरत में आपके तो 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट हैं, आप तो 13 सीटों से तस्वीर बदलने की बात कर रहे थे। इसलिए वारिस भाई मैंने आपसे सारे सवाल पूछे हैं। जल्दी से एक एक कमेंट सुरेंद्र राजपूत जी आपका। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से वोटिंग पैटर्न को लेकर प्रोजेक्शन है, अल्पसंख्यकों के वोट को लेकर भी काफी बात यहाँ पर हो रही है, जिसमें आम आदमी पार्टी जो 19% यहाँ पर अल्पसंख्यकों का वोट ले रही है, उसमें कहा जा रहा है कि आप ही के वोट बैंक को डेंट कर रही है। 2-3 बातें अदिति जी बड़ी साफ साफ हैं। आप हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी सारी बातें करते रहिए। हम तो गुजराती की बात कर रहे हैं। गुजराती बेरोजगारी से परेशान है, आपने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। महंगाई से परेशान है, आपने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। झूठे वादों से परेशान है, आपने भी कहा, हम भी कह रहे हैं। और एक जो बड़ी चीज आपने कही कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इस बार नरेंद्र मोदी जी का चेहरा हमारे हिसाब से इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने चुनाव को स्थानीय बना करके रखा, हमने चुनाव को राष्ट्रीय नहीं बना करके रखा। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी 50 किलोमीटर का रोड शो हमारी 2250 किलोमीटर की यात्रा के सामने उनका फीका रहा। तो हम तो एक चीज जानते हैं, हमने एक चीज बहुत साफ देखी है कि गांव में कांग्रेस का अंडर करंट है और शहर में भारतीय जनता पार्टी के वोटर का डिप्रेशन है। तो हमारे हिसाब कहना बहुत आसान होता है कि हिंदू मुसलमान करते रहिए, ये भारतीय राजनीति की कड़वी सच्चाई है कि जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरणों को देखकर ध्रुवीकरण का मुद्दा शायद आपने मिस कर दिया। 3% वोटर की चॉइस वो भी था। तो ये बहुत कुछ, ये जो राजनीति की कड़वी सच्चाई है उसे भी एक प्रैक्टिकल दुनिया में रियलिस्टिकली इग्नोर नहीं किया जा सकता है। राशिद अल्वी का बड़ा स्टेटमेंट आया, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने ठीक से मेहनत नहीं की है। कांग्रेस पार्टी के लीडर है राशिद अल्वी, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने ठीक से मेहनत नहीं की। हिमाचल प्रदेश में उन्हें कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी इसकी उम्मीद है, लेकिन वो ये कह रहे हैं गुजरात में बीजेपी की सरकार बन सकती है। ये राशिद अल्वी यहां पर कह रहे हैं, सुनिए। गुजरात में बीजेपी सरकार बना सकती है, हिमाचल के अंदर कांग्रेस बनाएगी और दिल्ली के एमसीडी में आम पार्टी आ सकती है। गुजरात के अंदर अगर देश का होम मिनिस्टर ये बोलेगा कि हमने एक समुदाय से 2002 में बदला ले लिया, तो इसका मतलब है कि गुजरात का चुनाव न विकास पे हुआ न मुद्दों पर हुआ है, वो पोलराइजेशन पे हुआ। और यकीनन मैं ये कहते हुए नहीं हिचकिचाऊंगा कि दिल्ली में और गुजरात में जितनी मेहनत हमें कांग्रेस को करनी चाहिए थी, हमने इतनी मेहनत नहीं की है। सुरेंद्र राजपूत जी, राशिद अल्वी ये कह रहे हैं जितनी मेहनत हमें करनी चाहिए थी हमने की नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? राशिद अल्वी जी ने कहा है, कुछ सोच के ही कहा होगा। हम तो उम्मीद करेंगे राशिद अल्वी साहब ने मेहनत की होगी गुजरात में, अगर नहीं की है तो उन्हें करनी चाहिए थी।
हमारे तो एक एक गुजरात के नेता ने श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में 80 हमारे नेता वहां पर लगे हुए थे 182 सीटों पर, और हम लोग पूरी जी जान से मेहनत कर रहे थे। जहां पर भी हम जा रहे थे वहां हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स की वाइब्स मिल रही हैं और हम कॉन्फिडेंट हैं। राशिद अल्वी साहब किस अनुमान के आधार पर कह रहे हैं वो राशिद अल्वी साहब जाने, लेकिन जो लोग भी चुनाव में लगे हुए थे अगर वो ये कहते हैं कि हमने मेहनत नहीं की तो समझ में आती है, लेकिन अगर कोई आदमी बाहर से आकर के कह रहा है कि साहब जितनी करनी चाहिए तो उतनी नहीं की, तो निश्चित तौर पर यह बात उन्हीं से पूछी जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक कमेंट जल्दी से संजीव झा आपका, क्योंकि जब हमने मुद्दे दिखाए तो नरेंद्र मोदी का समर्थन या विरोध 34% लोगों के लिए ये मुद्दा था। देखिए, हमें ये लगता है कि बात किसी पार्टी या व्यक्ति का विरोध का नहीं है। बात है कि गुजरात के लोगों का समाधान कैसे होगा, बेरोजगार को नौकरी कैसे मिलेगी, किस तरह से बिना परीक्षा लीक हुए परीक्षा हो पाएगा, ये तमाम मुद्दे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर के लोगों की गारंटी दी है और अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखा रहे हैं, तो लोगों का भरोसा अरविंद केजरीवाल जी की बातों पे है और इसी से गुजरात का समाधान हो सकता है। हमने अपनी ठीक है, जल्दी से कमेंट यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी मैं आपका चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास लास्ट के कुछ सेकंड्स बाकी हैं। क्लोजिंग रिमार्क आपका सर, यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है 110 से 125 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए दिखा रहा है, 2/3 मेजोरिटी की बात आपकी पार्टी के लीडर्स लगातार यहाँ पर करते आए हैं। ओवरऑल तस्वीर क्या कहेंगे आप? देखिए, चाहे महिला हो, चाहे युवक हो, चाहे ग्रामीण इलाके हो, चाहे शहरी इलाके हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनजाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जो है जाति के लोग हों, सारे लोगों ने जो है जब भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन दिया है तो स्वाभाविक तौर पर हम 2/3 बहुमत से अधिक सीटें हासिल करेंगे। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में गुजरात के चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। इसका संकेत एग्जिट पोल भी स्पष्ट तौर पर दे रहे हैं। ठीक है, महिलाओं का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बाकायदा जो ट्वीट भी किया था सेकंड फेज की पोलिंग से पहले, बाकायदा उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा निकले, बड़ी संख्या में महिलाएं निकले और रिकॉर्ड नंबर में मतदान करें। तो ये अपने आप में महिलाओं के बीच में जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उसे समझते हैं, उसके इंसाइट्स उनके पास हैं और इसीलिए वो महिलाओं से बार बार ये अपील करते आए हैं कि बड़ी संख्या में वो निकले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कौन सी वीआईपी सीट्स हैं जहां पर दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ सकता है, बस थोड़ी देर में बताएंगे मेरी सहयोगी की। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सबका। और जी न्यूज पर ये तस्वीर साफ हो गई है कि गुजरात में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक सरकार एक बार फिर से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही बन सकती है, लेकिन एग्जिट पोल में हमारी नजर उन वीआईपी नेताओं पर भी है जो गुजरात के चुनावी घमासान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले परेश धनानी कांग्रेस से, उनकी बात कर लेते हैं। अमरेली से वो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि थम्स डाउन है। पुरुषोत्तम सोलंकी का भी अगर बात करें तो वो लड़ रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक उन्हें जीत मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भावनगर ग्रामीण से ये है पुरुषोत्तम सोलंकी के जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक ये जीत सकते हैं भावनगर ग्रामीण से अपनी सीट। आगे बढ़ते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भावनगर पश्चिम से बीजेपी के जीतू वाघाणी, उनकी जीत संभव है, लेकिन दानी लिमड़ा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के नरेश व्यास चुनाव अपना हार सकते हैं। ये कुछ वीआईपी, कुछ दिग्गज ऐसे हैं जो हम आपके सामने जिनकी जो अनुमान है वो बता रहे हैं। अल्पेश ठाकुर बीजेपी के गांधीनगर दक्षिण से ये जीत सकते हैं, बड़ा अहम मुकाबला है उनके लिए। सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया से बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जीत उनकी संभव है। रिवाबा जाडेजा फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट है, मुकाबला बहुत कांटे का होने वाला है उनके लिए। जामनगर उत्तर से बीजेपी की प्रत्याशी रिवाबा जाडेजा, फाइट किसी भी तरफ जा सकती है। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी के कंटेस्टेंट कतारगाम से ये चुनाव में लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनको त्रिकोणीय मुकाबले में फंस सकते हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी की बात कीजिए जो खंबालिया से मैदान में है, इन्हें भी कांटे की टक्कर मिल सकती है। ये हो भी सकता है कि ये हार जाए, बहुत बड़ा झटका होगा। मजूरा सीट से लड़ रहे गुजरात के मौजूदा गृह मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार हर्ष सांघवी जीत सकते हैं मजूरा की सीट। पुल हादसे के बाद चर्चा में आए मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार कांतिलाल अमृतिया भी कांटे की टक्कर में इस बार फंस सकते हैं। मोरबी पुल हादसे का नुकसान हो सकता है। पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के अर्जुन मोरवाड़िया की सीट भी फंस सकती
है, कांटे की टक्कर है वहां पर। और कुछ ऐसा ही हाल वडगाम से लड़ रहे कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी का भी हो सकता है। एक और बड़ा चेहरा जो 2017 में बहुत रेलेवेंट था लेकिन इस बार फंस सकते हैं वडगाम में। और वागरा से चुनाव लड़ रहे सुलेमान पटेल का जो इस बार आंकड़े हैं वो भी फंस सकते हैं। अनुमान ये लगाया जाता है कि इन दोनों नेताओं की जो सीट है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर फेस कर रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल वीरमगाम से सीट से चुनाव हार सकते हैं। ये सबसे बड़ा शॉकर रहेगा हार्दिक पटेल के लिए। हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, क्या उनके फेवर में नहीं गया, किस तरह से उन्हें टक्कर मिल रही है, क्यों हार रहे हैं, इन सभी चीजों पर उन्हें जरूर गौर करना पड़ेगा। गुजरात के गृह मंत्री हरीश सांघवी ने क्या कहा आज के इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर। और गुजरात चुनाव पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं। तमाम आंकड़े आ चुके हैं। एक बार फिर से कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट में मैं वो आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ। गुजरात की 182 सीटों पर सबसे पहले वोट शेयर पर आप नजर डालिए। 51% वोट शेयर जो है वो मिल रहा है बीजेपी को। 39% कांग्रेस के खाते में जा रहा है। आम आदमी पार्टी हो सकता है कि अपना खाता इस बार खोल ले। 8% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के खाते में और 2% अदर्स के खाते में जा रहा है। गुजरात की 182 सीटों पर इस वोट शेयर का क्या समीकरण बनेगा? एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। देखिए एक बार फिर से मेजॉरिटी मिलती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 110 से 125 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो उन्हें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन सरकार तो नहीं बनेगी। 45 से 60 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी हो सकता है कि अपना खाता इस बार खोल ले। 1 से 5 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और अदर्स के खाते में 0 से 4 तक सीटें मिल सकती हैं। तो सबसे सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े और सबसे सटीक विश्लेषण लगातार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से।